नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बड़ी खबर आ रही है, त्रिपुरा में विधानसभा के लिए मतदान पूरा हो गया है और दोपहर 3 बजे तक 70% वोटिंग हुई है। सभी 60 सीटों पर मतदान हुआ है। मोटे तौर पर शांतिपूर्ण मतदान है। 60 सीटों पर मतदान हुआ है और खबर है कि दोपहर 3 बजे तक 70% वोट डाले गए हैं। त्रिपुरा में विधानसभा में 60 सीटें, 60 सीटों पर मतदान हुआ है। मोटे तौर पर शांतिपूर्ण मतदान है और 3 बजे तक की जो खबर है, अभी आंकड़े आए, हालांकि अब 5 बज गए हैं और वोटिंग का काम पूरा हो गया है, लेकिन 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें 70% वोटिंग बताई गई है। इस समय वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है IPFT के साथ, लेकिन क्या वो सरकार बनी रहेगी या CPM कांग्रेस का जो गठबंधन है वो उसे मुकाबला देगा, इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 3 बजे तक त्रिपुरा में 60 सीटों पर जो मतदान हुआ है वो वोटिंग परसेंटेज है 70% लोगों ने वोट डाले हैं 3 बजे तक। उसके बाद के 2 घंटे में कितना हुआ है ये इसका आंकड़ा कुछ देर में आ जाएगा, तो उसकी भी जानकारी, उसका भी अपडेट आपको हम देंगे। लेकिन सभी 60 सीटों पर जो मतदान हुआ उसमें 70% वोट डाले गए। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती अपना किला बचाने के लिए है, तो धुर विरोधी लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस इस बार एक हो गए हैं। सियासी गलियारों में अब चर्चा यही हो रही है कि क्या कांग्रेस लेफ्ट मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त कर सकते हैं या तमाम सियासी समीकरणों के बीच बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रख पाएगी। हालांकि इस बार के चुनाव में 2018 के चुनावों की तरह जनजातियों का भी बड़ा कार्ड TMC और प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव बर्मन की पार्टी टिपरा मोथा ने खेला है। लेकिन जनजातियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा ट्रम्प कार्ड भी है। इस लिहाज से त्रिपुरा का चुनाव न सिर्फ रोचक बना बल्कि तमाम सियासी समीकरणों के चलते नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा संदेश देने वाला भी चुनाव माना जा रहा है। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की 60 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। जनता ने मतदान कर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है। प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर कुल 259 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने सत्ता में दोबारा से वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बदले हुए समीकरण में यह रास्ता आसान नहीं है। राज्य में एक दूसरे के विरोधी रहे लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिपुरा के शाही वंश के उत्तराधिकारी प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव बर्मन की नई पार्टी टिपरा मोथा पहली बार चुनावी मैदान में है। इस तरह बीजेपी के सामने कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन से लेकर टिपरा मोथा और TMC ने चुनौती खड़ी कर दी है। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए 259 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी IPFT के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो IPFT 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस लेफ्ट में सीटों पर समझौते के तहत वाम मोर्चा 43 और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय को समर्थन दिया है। प्रद्योत विक्रम की नई पार्टी टिपरा मोथा ने 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी TMC 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा 58 उम्मीदवार निर्दलीय हैं और कुछ अन्य दलों से भी मैदान में हैं। बीजेपी ने त्रिपुरा में पहली बार सरकार बनाई तो मुख्यमंत्री का ताज बिप्लब देव के सर पर सजा था। हालांकि 4 साल के बाद मई 2022 को बिप्लब देव के हाथों से सत्ता की कमान लेकर माणिक साहा को सौंप दी गई। बीजेपी त्रिपुरा के CM माणिक साहा की अगुवाई में इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। निश्चित आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ पर जरूर घटे। पीसफुल वोट ही चाहिए और बहुत आदमी कहते हैं आपके पास चुनौती क्या है। मेरे पास चुनौती यही है
कि ये विरोधी और ये दो जो मिला है, ये अनहोली अलायंस, ये लोग शांति बजाय रखे और कुछ नहीं। मेरा विश्वास है 23 का अभी जो निर्वाचन हो रही है, आज अनुष्ठित हो रहा है, तो इसमें लोग, त्रिपुरा के लोग अपने भविष्य के निर्वाचन कर रहे हैं, अपना भविष्य कैसा होगा उसका निर्णय लेने जा रहे हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा जनता के सेवा में नियोजित होगा। ये खास रिपोर्ट मेरी सहयोगी नेहा ने तैयार की थी। अब इस पर चर्चा करेंगे। त्रिपुरा के विधानसभा चुनावों को लेकर वोटिंग का काम पूरा हो गया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, त्रिपुरा को देख रही थी, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। संजय सरकार, टीएमसी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता यासिर जिलानी साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनुमा जी, आपसे पहले समझना चाहता हूँ, आप त्रिपुरा में काफ़ी वक्त रही भी, मुझे बताया गया, क्या स्थिति है? आपकी मुस्कुराहट बता रही है। 2018 में 1% वोट के बाद भी आज आप खुश दिख रही हैं, बहुत कॉन्फिडेंट। देखिए, 2018 के बाद 2022 आया, जब उपचुनाव हुए और कांग्रेस का वोट वापस आ गया। जो वोट शेयर पहले कम हुआ था, जो 1-1.5% पे आ गया था, वो वापस आ गया। और उसके बाद इस वक्त बीजेपी वहां बुरी तरह बैकफुट पर है। महंगाई, बेरोजगारी जैसी चीजें तो त्रिपुरा में है ही, लेकिन वहां जो राजनीतिक हिंसा हुई है उसके कारण त्रिपुरा के पढ़े लिखे लोग, जो कि देश के पहले 7 राज्यों में आता है त्रिपुरा, जहां 87% एजुकेशन है, वहां के लोगों ने बीजेपी को पूरी तरह नकारने का निश्चय लिया है। क्योंकि मैं भले ही पार्टी के काम से गई थी, लेकिन किसी दिन सड़क पर यूं ही निकल जाती थी, तो चाहे वो ठेले वाले हों, चाहे वो सब्जी वाले हों, चाहे वो दुकान के शोरूम वाले हों, मैंने सबसे बात की है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट बात की है, जैसे आपके लोग बात करते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा पत्रकारिता में रुचि रही है। तो वहां देखने के बाद मुझे बहुत साफ दिखता है कि बीजेपी से जनता त्रस्त है, चिढ़ी हुई है। और बीजेपी की जो हिंसा है उसके कारण सबसे ज्यादा, क्योंकि 2019, 20 और 21 का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, उसमें लगातार हिंसा बढ़ी है। पहले 20 केस हुए। आपको अपने अलायंस पार्टनर की वायलेंस याद नहीं है क्या? आप बाद में गई हैं शायद। मेरी बात सुनिए, अलायंस पार्टनर की हिंसा इस तरह की राजनीतिक हिंसा नहीं थी कि उठा के इस तरह से, जो सुदीप रॉय बर्मन इसी उपचुनाव में उनको ऐसे मारा गया था कि उनके पूरे कपड़े, आप देखिए वो उस समय की फोटोज देखिए, बीजेपी की जो बाइक वाहिनी है और हेलमेट वाहिनी है, ये नहीं था त्रिपुरा में पहले। ये जो गुंडागर्दी है ये अभी शुरू हुई है और पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। और आपने तो खुद ही देखा कि सीएम को 1 साल के पहले बदल दिया गया। सीधी बात ये बताती है कि बीजेपी अपने ही सीएम की जो अकर्मण्यता है उससे परिचित थी। 28 विभाग उन्होंने अपने पास रखे हुए थे और किसी में भी ना तो। इस पर यासिर साहब से बात करते हैं कि उनके चीफ मिनिस्टर बदलने की क्या वजह है। यासिर जिलानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय सरकार साहब भी जुड़े हैं। यासिर साहब, भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में एक नारा दिया था, चलो पलटे, ऐसा ही नारा था जी। 2023 में भी वोटर्स को ये नारा याद रहा तो क्या होगा? देखिए, 2023 में जो वोटर घर से निकल के और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज ने रिकॉर्ड तोड़ा है, अभी तक आप जो दिखा रहे हो 70%, मुझे लगता है क्लोज होते होते और एक बड़ा स्वरूप सामने आएगा वोटिंग परसेंटेज जी। हमारी काबिल प्रवक्ता है कांग्रेस की, लेकिन मुझे लगता है कि वो जिन दुकानदारों से मुलाकात करी, उनसे थोड़ा सा इतिहास त्रिपुरा का उनको पूछना चाहिए था, जिसके गोद में कांग्रेस जाके बैठ गई है। नेतृत्व का इतना अभाव है कि अपने ही नेताओं पे यकीन नहीं रहा और उस संगठन और उस दल के साथ आज वो साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हो गई, जो हिंसा के लिए जाने जाते हैं। हिंसा को अगर उदाहरण की तरह से पेश किया जाए, किसी को कहा जाए कि हिंसा डिस्क्राइब करना है, तो त्रिपुरा जैसे राज्य में जिस दल का नाम आएगा उसके साथ आज कांग्रेस कंधे से कंधा मिला के चल रही है। ये तो इनकी लीडरशिप है, इन्हें अपने आप पे यकीन नहीं है। यासिर साहब, ये बात आपकी ठीक है। इसका सवाल तो मैंने अनुमा जी से किया, लेकिन मैं तो, आप वोट पॉलिटिक्स को देखिए, वोट फैक्ट्स को चर्चा कीजिए। 2018 में जो सीपीएम से आपने सरकार हासिल की थी, उसमें विनिंग मार्जिन जो है वो 1% से भी कम था। यदि कांग्रेस को 2018 वाला वोट भी मिले 1.8%,
मैं ऐसा मानता हूँ मिनिमम जो उनका था, क्योंकि उससे कम तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। उम्मीद है अनुमा जी काम कर रही हैं तो 1.8% मिला तो भी सत्ता बदल जाएगी। नहीं। और मैं 2019 देख रहा हूं, अनुमा जी को याद नहीं, लेकिन मैं 2019 देख रहा था। 2019 में कांग्रेस को, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को दोनों लोकसभा सीट मिली थी, लेकिन वोट कितना मिला आपको याद है? कांग्रेस को 25%। लोकसभा चुनावों में 25% वोट मिला है कांग्रेस को। इस वक्त 32% से ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। जी विजय जी, आप बेहद संजीदगी के साथ पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और तर्क और रिसर्च में। आप भारतीय जनता पार्टी के काम करने का जो तरीका है उस पर ध्यान रखिए कि जिन जिन राज्यों में पहली बार सरकार बनी वहां पे जो कार्यक्रम थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने कर्तव्य मान के नीचे की जमीन पे जो लास्ट लाइन में आदमी खड़ा है उसको क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया। कोई भी कार्यक्रम जो सरकार ने बनाया वो जमीन पे लास्ट लाइन में खड़े व्यक्ति तक पहुंचा है। ये पहली बार त्रिपुरा में हुआ। त्रिपुरा में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोगों से संपर्क किया, लोगों को बताया है कि आगे आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में अगर आपको चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को आपको पुनः सरकार देनी होगी। यासिर साहब, आपकी बात को मैं मानता हूं, क्योंकि आप जो बात कहते हैं उसमें मुझे कोई सवाल नहीं करना, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि आप कहें यासिर साहब कि पार्टी ने बहुत काम किया और आखिरी लाइन तक दीनदयाल उपाध्याय की बात को यदि याद करते हुए कहें कि आखिरी आदमी तक आपने काम किया, तो ऐसे काम करने वाले चीफ मिनिस्टर को हटाना क्यों पड़ा? देखिए ये इस बात का अगर आप चुनाव को लेके उसको जोड़ेंगे कि चुनाव में चीफ मिनिस्टर को क्यों रिप्लेस किया गया, दूसरा चेहरा आया, ये सब जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है उनके पास सारी चीजें रहती हैं। इस पे किसी तरह की टिप्पणी करना मुझे लगता है एज ए प्रवक्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते नहीं बनता है। लेकिन मानिक साहब भी जब से आए हैं उन्होंने जो काम किया है वो भी बेहतरीन काम है। विप्लव देव के छोड़े हुए कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग भी त्रिपुरा जो बैठे हुए थे और सूत्रों से और वहां पे हमारे बूथों पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मेरी बात हुई है, मैंने पूछताछ करी। आप यकीन माने कि जो माइनॉरिटी बाहुल बूथ है उससे मैंने अभी 1 घंटे पहले आपकी डिबेट आने से पहले मैंने जब उनसे बात करी कि मैं एक्चुअल पोजीशन की बात करूं, इसलिए मैंने उदाहरण के तौर पे जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जहां रहते हैं उस बूथ पे मैंने पूछा। बूथ के अंदर से उन्होंने बताया कि 90% वोटिंग हो चुकी है, जिसमें 70 से 72% जो वोट है वो लोगों का जो मिजाज है, लोगों का जो बात करने का तरीका है, जैसे लोगों को पता चलता है कि जो मौजूदा सरकार है उसके पक्ष में जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत सुखद खबर है कि हम दोबारा सरकार बन गए। ठीक है यासिर साहब, ये बहुत अच्छा लगा कि आपको आजकल माइनॉरिटी भी याद आ रही है और वो क्या बिहेव कर रहे हैं, कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं। अच्छा, मानिक शाह साहब का आपने जिक्र किया, मानिक शाह साहब वही हैं जो कुछ वक्त पहले तक अनुमा जी की पार्टी में थे? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग थे। जब इनके हमारे यहाँ एक बहुत बड़े नेता आके एक प्रदेश के सीएम बन गए और जब इनके नेता से मिलने गए तो आधे घंटे तक वो अपने कुत्ते पिंडी के साथ खेलते रहे। तो इनका आचरण, इनका बिहेवियर, इनके नेतृत्व का, जिसकी वजह से लोग इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो आता है वो विचारधारा को अपने अंदर सम्मानित करता है, राष्ट्र हित की सोच रखता है और अपने जो कार्यक्रम होते हैं उसको नीचे तक ले जाने के लिए बाध्य होता है। क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो पॉलिसी है, उसमें हम आम जन के साथ खड़े होने वाले कार्यक्रम को तय करते हैं और करते हैं। अनुमा जी, यासिर साहब ने जो बात की महत्वपूर्ण बात है कि क्या आपकी पार्टी की लीडरशिप इस बात को लेकर सेंसिटिव या कंसर्न नहीं है कि उनके नेता छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? और दूसरी बात, अभी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस बड़ा कॉन्फिडेंट है कि बहुत बड़ा काम होगा, तो अब क्या कांग्रेस या जो लीडरशिप है वो समझ रही है कि धन्य हो गया राष्ट्र और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर दी, अब सबको अपने आप ही वोट देना पड़ेगा? त्रिपुरा में तो मुझे कांग्रेस का कोई लीडर, बड़ा लीडर दिखाई नहीं दिया। विजय जी, एक तो मैं आपकी बहुत कायल हूं कि आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही करारे सवाल पूछते हैं, और आपको अगर त्रिपुरा में बड़ा कांग्रेस का लीडर नहीं दिखाई दिया, मुझे नहीं मालूम आपके लिए बड़े की डेफिनेशन अगर केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी ही हैं क्या?
उसके अलावा बहुत सारे वहाँ लोग आपने नहीं देखा। अनुवा जी मैं माफी चाहता हूँ, मुकुल वासनिक जी वहाँ पर थे। ठीक है अनुवा जी, मैं माफी चाहता हूँ कि यदि आप राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को और खड़गे साहब को बड़ा लेता नहीं मानती, मैं मानता था, सॉरी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस का हर योद्धा अपने आप में आज वो लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि देखिए हवा के साथ तो कचरा भी बह जाता है। आज हम धारा के विपरीत खड़े होकर जो लड़ाई कर रहे हैं, हर नेता बड़ा है। अगर आप मुझे छोटा नेता समझ रहे हैं तो 35 दिन में वहां रहकर आई हूँ, 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लोगों के मिजाज को सुना है। ये भी देखा कि अमित शाह कैसे आधी रात में सीईओ से, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स से मिलने के लिए वहां बैठे रहते हैं, जबकि आए हैं कैंपेनर की तरह। यासिर जिलानी साहब बीजेपी के चुनिंदा, उंगली पर गिन सकती हूँ 4-5 प्रवक्ता जो बहुत बहुत सौम्य, बहुत शालीनता से अपनी बात करते हैं। लेकिन फिर भी ये तो मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री से लेकर सभी ने बीजेपी के त्रिपुरा के लोगों के सामने केवल जुमले पढ़े, कहा हम नॉर्थ ईस्ट का लॉजिस्टिक्स हब बना देंगे त्रिपुरा को, और अभी वाले भाषण में कहा मैं साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बना दूंगा। अरे भाई, काम तो कुछ किया नहीं है आपने शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लीजिए तो मिड डे मील की कहानी सुन लीजिए। मिड डे मील के 400 वर्कर्स को निकाल दिया, 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, उनकी मौत हो गई। तो ऐसी सरकार जिसके समय में ना तो शिक्षा बढ़ी, ना लोग महिला सुरक्षा बढ़ी, रेप कैपिटल बन चुका है त्रिपुरा। अभी 400 से ज्यादा रेप केस हुए हैं, वहां गैंग रेप्स हुए हैं, ड्रग बढ़ रहा है। अब क्या बात करते हैं? तो मैं बता दूं कि जितनी भी अच्छी बात हम कर लें, अब आप कांग्रेस के बारे में कहेंगे तो वहां पर हमारे फुट सोल्जर हैं। और आपको एक चीज और बताती हूँ, मानिक शाह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जरूर हार जाएंगे, वो वहां कांग्रेस के कैंडिडेट से हारेंगे। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये बता रही हूँ कि मैंने वहां 35 दिन ग्राउंड पर रह के देखी है ये चीज। 35 दिन ग्राउंड पे रहा है तो आपको बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कहा होगा थोड़ा सा दुखी होकर कि अरे राहुल जी आ जाते तो थोड़ा अच्छा रहता मैडम, या नहीं कहा? आपकी बात सही है, राहुल जी आ जाते तो ठीक होता, ये लोगों ने जरूर कहा। लेकिन मेरा ऐसा और ये नहीं पूछा उन लोगों ने कि मैडम ये नहीं पूछा उन लोगों ने कि मैडम लेफ्ट के खिलाफ तो हम जिंदगी भर लड़ाई लड़ते रहे हैं, इन्होंने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया, हमारे कार्यकर्ता बर्बाद कर दिए और आज हम उनके साथ जा रहे हैं, कुछ तो समझिए। आप ये बताइए कि हमारा कार्यकर्ता ने कहा कि नहीं कहा आपके? मैं बात कर सकती हूँ क्या? जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब लड़ाई संविधान को बचाने की हो, लोगों की लोकल संस्कृति को बचाने की हो, अगर लड़ाई फासिज्म से लड़ने की हो, तो फिर हमें मालूम है कि हमें किसे चुनना है। जो संविधान की इज्जत करे उस पार्टी को हमने चुना। मैं मानती हूँ हमारे वर्कर्स को भी इसका दुख हुआ, लेकिन कांग्रेस ने ये सेक्रीफाइस इसलिए किया है कि त्रिपुरा के लोगों के ऊपर वही मॉरल पुलिसिंग ना हावी हो, वही चीजें ना हावी हो जिससे बीजेपी दूसरे जगह के लोगों को, ठीक है, मतलब क्या कहूँ, बेवकूफ बनाती है, यही कहना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ संजय सरकार साहब भी जुड़े हुए हैं। संजय सरकार साहब, कनेक्शन टूट गया था इसलिए मैं उनके पास आना चाहता हूँ। संजय जी, आपके इलाके का सबसे पास का राज्य है त्रिपुरा, ये मैं मानता हूँ, और 65% बांग्ला भाषी भी वहाँ रहते हैं, लेकिन मैं आपको देखकर हमेशा कंफ्यूज होता हूँ कि आपकी लड़ाई किससे है। वैसे आपका चेहरा इतना मुस्कुराता है कि आपकी लड़ाई किसी से हो नहीं सकती, तब मुझे समझ नहीं आता आपका झगड़ा अनुमा जी के साथ है कि यासिर जिलानी जी के साथ है, किससे लड़ रहे हैं त्रिपुरा में? बड़ा बात बोल चुके हैं, बोले त्रिपुरा मानुष कोईता छे, बीजेपी जायता छे। जी, बीजेपी जायता छे तो फिर तो अनुमा जी के साथ लड़ लेते ना। नहीं, मेरे सुनिए, मेरे लड़ाई सीधे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से नेक टू नेक फाइट है, ठीक है। और सबसे बड़े बात है, आप लिख के रख दीजिए, आज के शाम तक अगर एग्जिट पोल बन रहे हैं त्रिपुरा में, इस पर हांग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी 15 सीट कवर नहीं कर पाएंगे। और महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर तृणमूल कांग्रेस और त्रिपुरा निभाएंगे। त्रिपुरा पार्टी जो पार्टी है जहां पर आदिवासी बेल्ट में लोग 20 सीट में भी लड़ाई कर रहे हैं, टोटल 42 सीट में मतलब कांग्रेस भूमिका निभा रहा है। मतलब कांग्रेस की कोई भूमिका, कांग्रेस लेफ्ट का कोई जगह नहीं है वहां। नहीं, मैं तो भारतीय 28 सीट में हम लड़ाई कर रहे हैं, तो हम तो बहुमत में नहीं आ सकते हैं, लेकिन निर्णायक भूमिका हम ले रहे हैं। अच्छा, निर्णायक भूमिका तृणमूल कांग्रेस वहां पर लेंगे। और दूसरे नंबर बात में आपको कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बार त्रिपुरा से बिल्कुल जा रहा है, ठीक है, जनता निकाल दिया उसको। संजय जी, आपको जी एक चीज और समझा दिए, जी एक चीज और समझा दीजिए। आपने कहा कि निर्णायक है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आपकी बात मानने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपने कहा कि हंग विधानसभा वहां पर होगी,
तो क्या आप कहेंगे कि अरे लड़ाई लड़ाई माफ करो हनुमा जी और हम साथ साथ चलते हैं भाजपा को अलग करने? नहीं, ये वक्त बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहां लड़ाई होता है, तमाम विपक्षी को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है आज के हिंदुस्तान में। नौजवान जो हम मेरे जो पीढ़ी जो है, जिसको ऊपर अभी नौजवान लोग को जो है मतलब जिसको ऊपर बहुत ज्यादा बोझ जो आ रहे हैं, उसको आज उसको अगर रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी को अगर सही तरफ से सबक सिखाना है, तमाम विपक्षी को एक होना है। और ओरिजिनल भारत को आज विकास का दौर जरूरत है। विकास तो एक ही आदमी को हुआ है, वो अदानी को हुआ। बाद बाकी किसका हुआ बताइए? आपके इलाका में कितना आदमी को नौकरी मिला है? आपके इलाका में कितना आदमी को घर मिला है? आपको आदमी कितना आदमी को राशन मिला है? 6 करोड़ आदमी जो है गैस को जो सिलेंडर है जो बताया जा रहा है छोड़ चुके हैं, जहां अभी लकड़ी से फिर खाना पकाना चालू कर दिया है। किसान को कहाँ मिला? किसान को आज बीच में सब्सिडी मिला है। आप बताइए, किसान को अगर 2 लाख रुपया लोन मिलता है तो 50 बार उसको घर में बैंक आदमी लोग जाता है। और कितना बार अदानी को घर में जाता है? इतना 29 लाख 80,000 करोड़ रुपया लोन लेकर बैठा हुआ हिंदुस्तान आज बर्बाद हो जा रहा है। और ये बर्बादी से बचाने के लिए जहां विपक्षी को जरूरत पड़ेंगे और विपक्षी को हम निभाने के लिए तैयार है बिल्कुल आज की तारीख में। ठीक है, मतलब आपकी चाय पानी जो है हनुमा जी के साथ हो गई है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद सज्जाद अली साहब भी जुड़ गए हैं। सज्जाद साहब, थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्ट मुझे समझाइए कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कौन किसके साथ चाय पी रहा है, किसका लंच चल रहा है, प्रद्योत देव किसके साथ लंच कर रहे हैं, हनुमा जी संजय जी के साथ चाय पी रही हैं, क्या हो क्या रहा है? द ब्यूटी ऑफ द इलेक्शंस जो हम देखते हैं कि अभी भी वोटिंग चल रहा है जी। मेरे ख्याल से 90% क्रॉस हो जाएगा, हो जाएगा जी। बड़ी बात है। बहुत कम स्टेट्स है जहां इतना ज्यादा वोटिंग होता है जी। तो ऐसा लगता है कि इतना कोई स्टेट में ऐसा होता है कि अगर वोटिंग ज्यादा हो तो एक एहसास होता है कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई उसमें रुख है, कोई अंदाज है। लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं है जी। ये प्रो इनकम्बेंसी में भी ज्यादा वोट डाल जाता है या प्रो एंटी इनकम्बेंसी में भी ऐसा ही होता है जी। ये एक नमूना है इलेक्शन। मतलब आप कह रहे हैं कि 90% वोट हो तब भी वो प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकता है और एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो जैसे हमने देखा कि 92% सीपीएम के टाइम पे जी जो उनके जो सेकंड टर्म या थर्ड टर्म में 93% भी वोट डाला गया और सरकार लेकिन फिर भी सीपीएम नहीं चेंज हुआ, वो लेफ्ट फ्रंट रिटेन किया पावर। तो ऐसा एक खासियत है त्रिपुरा के बारे में। आप पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। और दूसरा ये आप वो पूछ रहे हैं जो अभी तय नहीं हुआ जी, थोड़ा अंदाजा लग जाए वोटिंग का पैटर्न क्या है। देखिए अभी मुझे पता चला एटलीस्ट 150 सेंटर्स में थ्रूआउट स्टेट अभी भी भीड़ है। तो 4 बजे तो इलेक्शन खत्म हो गया इसे आधिकारिक तो, लेकिन अभी भी वोटिंग चल रहा है। ठीक है। तो थोड़ा हमें भी हैरान है कि हम कैसा समझो ज्यादा वोट हो रहा है, ये प्रो है या एंटी है। लेकिन जो बात है कि सब लोग अंदाज लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस सीपीएम अलायंस कुछ बहुत अच्छा करेगा या नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा करेगा। मेरे ख्याल में ये आ रहा है कि हम असेंबली हो जाए। चर्चा कर रहे हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के लिए, जहां आज वोट डाले जा रहे थे। वोटिंग का टाइम खत्म हो गया 5 बजे, लेकिन बताया जा रहा है करीब 100 से ज़्यादा पोलिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर अब भी वोट डालने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। 3 बजे तक 70% वोट डाले गए थे। अंदाजा है कि 90% से ज़्यादा वोट वहाँ पर पड़ेंगे इस चुनाव में, ऐसी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त वहाँ पर है। क्या वो सरकार बनी रहेगी या बदल जाएगी, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता यासिर जिलानी साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हनुमा आचार्य जी हैं, टीएमसी के नेता संजय सरकार साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार सैयद सज्जाद अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही विद्वत पैनल है जो एक एक सीट के बारे में बेहतर तरीके से जानता है।
यासिर जिलानी साहब, आपने बात की थी माइनॉरिटी की, लेकिन त्रिपुरा में दो बड़ा फैक्टर है। एक बड़ा फैक्टर है आदिवासी, जिसमें पिछली बार आपने बहुत सारी सीट्स जीती है, मोस्ट ऑफ सीट्स वहाँ पर आपने जीती है, लेकिन इस बार आदिवासी सीटों की आप चिंता नहीं कर रहे या चर्चा नहीं कर रहे। पहली बात, जो IPFT पार्टी थी उसने आपके साथ एग्रीमेंट ही इसलिए किया था कि आप नया जो बात है टिपरा लैंड की बात है या नया त्रिपुरा का लैंड बनाने की जो बात थी वो करनी थी, लेकिन 5 साल में आपने उस पर पूरा नहीं किया वादा, ठीक है। और अब टिपरा मोथा जो पार्टी खड़ी हुई है वो भी यही बात कर रही है। तो मान लीजिए, नाराज मत होइएगा, लेकिन पोस्ट पोल में कभी कभी जरूरत पड़ जाती है ना किसी के साथ चाय पीने की, तो जरूरत पड़ गई तो प्रद्योत जी के साथ फिर क्या होगा? विजय जी देखिए, अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तभी मैंने वहां पे जो हमारे लोग काम कर रहे हैं बूथ के अंदर, जो बूथ सेंटर में बैठे हुए हैं जी, उनसे फिर रिपोर्ट ली है। संजय भाई की तो आदत है हमारे, ये आपको याद हो जब गोवा का चुनाव था तब भी यही बात कर रहे थे, तब अडानी जी का नाम नहीं ले रहे थे, राफेल का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि बस वहां तो TMC एकदम आ रही है, कोई रोक नहीं सकता, कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। आपको गोवा का रिजल्ट मालूम है। आप जिन टिपरा मोथा की बात कर रहे हैं वहां पे हमारे बूथ इंचार्जों ने ये बताया है कि उनके बूथ इंचार्ज अगर बैठे हुए हैं और टिपरा मोथा, ये हमारे जर्नलिस्ट मित्र भी बताएंगे, लेकिन ना कांग्रेस वहां दिख रही है ना वहां पे TMC दिख रही है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे जमीन पे। जो बाहर बूथ लगाया जाता है वहां भी नहीं दिखाई दे रही। तो इसका एक ममता जी के रैली में कौन आया था? ममता जी को रैली पर इतना आदमी जो पाया, ठीक है संजय जी, आता हूं आपके पास। आप बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं, हमको भी सुनिए जी। देखिए, ये सीधा साधा एक आकलन बड़े बड़े सिफॉलोजिस्ट लगाते हैं कि किस तरीके से चुनाव जा रहे हैं, और अभी तक जो खबर है 90% क्रॉस कर रहा है। आप यकीन मानिए कि जो भी कार्यक्रम, जो चीजें थोड़ी बहुत रह गई है वहां पे, वो दूसरे वाले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी। और ये इसका इतिहास आप अलग अलग राज्यों में उठा के देखिए कि उत्तराखंड में जब हमारी सरकार थी, आकलन ये लगाया जा रहा था कि उत्तराखंड की सरकार बदलने जा रही है, कांग्रेस की आ रही है, लेकिन सडनली बीजेपी ने बढ़त बनाई और एक अच्छे मार्जिन के साथ वहां दोबारा इस वाले रिजिम में, अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं, तो वही त्रिपुरा में होने जा रहा है। लेकिन रही आपकी बात चाय पीने की, तो चाय तो हम वसुदेव कुटुंबकम के मानने वाले लोग हैं, हमारी संस्कृति में ही दोस्ती का भाव रहता है और हम दोस्तों का, मेहमानों का अच्छी बात करने के लिए जाने जाते हैं, तो चाय तो सबके साथ पी जा सकती है। ठीक है यासिर जी, अच्छी बात है, लेकिन आपने संजय जी की बात की और गोवा की याद दिलाई, तो संजय जी तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी थे, वो तब क्या कह रहे थे वो भी आपको याद ही होगा। खैर, लेकिन मैं एक और समझना चाहता हूं, अभी त्रिपुरा की बात, वो तो मैंने ऐसे ही याद दिलाया, संजय जी को भी सुनते रहते ना, गोवा में भी सुना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में भी सुना। लेकिन अभी जो मैंने देखा पूरा इलेक्शन कैंपेन का जो फर्स्ट फेज था, उसमें आप राम मंदिर की बात कर रहे थे। अमित शाह साहब जो आपके होम मिनिस्टर हैं, हमारे भी होम मिनिस्टर हैं, आपकी पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर बनवा दिया। कांग्रेस वाले कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मैं तारीख बता रहा हूँ, 1 जनवरी 2024। फिर फर्स्ट फेज के बाद, क्योंकि आप लोग ज्ञानी लोग हैं, आपको समझ में आया कि राम मंदिर का इशू नहीं चल रहा, तो फिर आप दूसरे फेज पर आ गए और आपने कहा नहीं, हम आयुष्मान योजना में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर देंगे। फिर वो रेवड़िया बोलते, क्या बोलते मुझे शायद शब्द याद नहीं, आपने कहा कि लड़कियों के पैदा होने पर 49,000 रुपये देगी सरकार, फिर ग्रेजुएट कर लेगी तो स्कूटी भी देगी। अब ये जो दिल्ली की जो रेवड़िया है वहाँ पर सम्मान के साथ जुड़ गई, तो ये जो बदलाव हुआ स्ट्रेटेजी का, ये आप कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगा कि 1/3 जो नाथ पंथ के लोग हैं उन पर योगी आदित्यनाथ का असर नहीं दिखाई दे रहा क्या? देखिए, ये तो आपका आकलन है, आप वरिष्ठ हैं, आप कह सकते हैं, आपके सवाल भी तीखे होते हैं, लेकिन हम लोगों को तो पूरी जानकारी है कि जहां जहां हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रचार किया है, वो सीटें पिछली बार के भी मार्जिन से ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं जी। और रही बात बच्चियों के स्कूल पूरा करने के बाद, ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद और 49,000 से लेके स्कूटी तक का मामला एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारी मैनिफेस्टो का हिस्सा है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन राम मंदिर तो भारत की गौरव का एक, नहीं गौरव की बात है, आपने उसको इशू को छोड़ दिया कैंपेन में, मैं वो पूछ रहा था। उसकी चर्चा तो लगातार होती रही है और होती रहेगी। फेज आप भी जानते हैं विजय जी कि चुनाव में जैसे जैसे दिन जाता है,
चुनाव का पूरा जो संचालन समिति होती है वो अपने तरीके से उस इलाके को आकलन करके अपनी चीजों को पेश कर। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो उसी व्यवस्था में इसको सामने रखा गया है और लोगों को ये बताया गया है कि आप देखिए, सबसे अहम चीज है त्रिपुरा में शांति बरकरार रहे, जो पिछले 20-25 सालों का इतिहास रहा है त्रिपुरा में। और जिस तरीके से त्रिपुरा को डिस्टर्ब करने की इस सरकार के अंदर भी विपक्ष और कुछ तथाकथित वहां के जो लोग उन्होंने करने की कोशिश करी थी, और सरकार ने मजबूती से सारी चीजों को कंट्रोल किया, कमांड किया, ये भी त्रिपुरा के लोगों ने देखा है। और त्रिपुरा के लोग जानते हैं कि इस सरकार के पास काम करने की इच्छा शक्ति, लोगों को साथ लेके चलने की इच्छा शक्ति एक तरीके की है, वो किसी से भेदभाव नहीं करती है, कहीं किसी के साथ छल कपट वोट को लेके नहीं करती। तो सबका साथ है, सबका विकास है और सबका विश्वास है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। वो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना कि जो दिल्ली में रेवड़िया होती है वो अगरतला में गिफ्ट हो जाती है स्कूटी, इसलिए थोड़ा सा मैंने सवाल किया। अनुआ जी के पास आऊं, लेकिन सज्जाद साहब को जोड़ना चाह रहे थे। सज्जाद साहब। थैंक यू। आपको मैं बता दूं कि बीजेपी का जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है वो नॉर्थ ईस्ट में आके वो खत्म हो जाता है, वो दूसरा रुख ले लेता है जी। एंड दूसरा बात ये है कि त्रिपुरा में इट्स ए स्टेट ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजियंस एंड एथनिकल आइडेंटिटी जी, ठीक है। तो अमित शाह जी कह दिया था वो राम मंदिर के बारे में उनका पहला मीटिंग में, लेकिन बीजेपी का ये स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता सेफ्रोनाइजेशन। इस इधर में आप देखेंगे ऑपोजिशन का जो मेन जो मुद्दा है वो है गवर्नेंस। बीजेपी का इवन लोकल जो माइनॉरिटीज है स्टेट का, उनका भी ऐसे कोई माने बीजेपी से नाराज नहीं है कि वो हिंदुत्व ला रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो है बात है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस का बारे में है। जिस गवर्नेंस में ऑपोजिशन से ये आरोप है कि उनका जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको डेमोलिश किया गया जी। और जो वॉइस है, फ्री स्पीच है, उसको कुचला। तो यही सारी बात है। और दूसरा जो सेफ्रोनाइजेशन नहीं हो सकता त्रिपुरा में, ये नहीं चलेगा जी। सेफ्रोनाइजेशन नहीं चलेगा। संजय बाबू, आपसे समझना चाहता हूं कि आप लड़ाई दिखने में तो लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन डिमोलिश करते हैं आप कांग्रेस और लेफ्ट को, क्योंकि वही आपका वोट बैंक को खाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कर रहे हैं आप त्रिपुरा में? नहीं, ऐसे बात नहीं है। हम लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ है। हम किसी को मतलब ये वोट बैंक जो है इसको लॉस करने के लिए नहीं रह गया। त्रिपुरा के विकास के बारे में जब विप्लव देकर सरकार आया 10,000 टीचर को लात मार के भगा दिया, 850 स्कूल को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हम चेन्नई में फिलहाल 15-20 दिन थे कुछ काम के मैटर में, तो वहाँ का जितना भी होटल में सब होटल में हम देखे त्रिपुरा का लड़का लोग काम कर रहा है। हम पूछा भाई तुम कितना बोला एमए पास किया, बोले एमए पास करके होटल में क्यों काम कर, बोले त्रिपुरा में नौकरी कहाँ पर, नौकरी है नहीं है तो हम क्या करेंगे, होटल में 5-6 हजार रुपए का काम करेंगे, आप बर्तन धोएंगे तो इसके अलावा कौन सा काम हमको मिल सकता है। त्रिपुरा में कुछ विप्लव देकर सरकार काम ही नहीं दी है। और राम मंदिर बनते हुए अगर 25 करोड़ भारतीय जो नौजवान है उसको अगर नौकरी मिल सकता है तो राम मंदिर बनने चाहिए। अगर राम मंदिर बनते हुए किसान को अगर फर्टिलाइजर को सब्सिडी मिल सकता है तो मिलने चाहिए। तो अगर किसान को लोन का अगर हो सकता है 2 लाख से 5 लाख रुपया अगर राम मंदिर हो जाता है, सुविधा है तो राम मंदिर होना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर राम मंदिर के बाद में अगर वहां का अगर मतलब बीच में अगर सब्सिडी मिलता है कि देश के किसान के, तो राम मंदिर होना चाहिए। राम मंदिर होने से अगर इतना सारा फायदा अगर हो सकता अगर हो तो होने दीजिए, मेरे को कोई इनकार नहीं है राम मंदिर में। लेकिन अगर राम मंदिर के नाम पर अगर से वोट मांगा जाता है, अगर नौजवान को अगर नौकरी नहीं मिलता है 25 करोड़ आदमी को, किसान को सब्सिडी नहीं मिलता है, किसान को बैंक में मतलब जो वोट में नहीं मिलता है, किसके लिए अगर राम मंदिर बनाना? सिर्फ चुनाव के लिए राम मंदिर? राम मंदिर में अगर पेट भरता है संजय जी, अगर पेट भरता तो राम मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पूछ रहा है, अब मैं आप बस 30 सेकंड में कर, इसके बाद आप मौका नहीं मिलेंगे मेरे को मालूम, आपको भी बात खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में बुरे तरफ आ रहे हैं। 2 डिजिट क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल बात है। और निर्णायक भूमिका वहां पर त्रिपुरा और तृणमूल कांग्रेस निभाएंगे। आप लिख के रख दीजिए ये बात, मैंने तो 2 तारीख को आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, जवाब दे संजय जी। जो पत्रकार भाई जी बैठे हुए हैं भी सही बात बोला, त्रिपुरा हांग हो रहा है क्यों? वहां पर विप्लव देव की भी सरकार नहीं है, विप्लव शाह की भी सरकार नहीं है, तो बात भी समझ चुके हैं वहां के। ठीक है संजय जी, आपको अच्छा लगा मुझे कि कहीं होटल में चेन्नई में या कहाँ आप बता रहे हैं वहां पर त्रिपुरा के लोग मिल गए चेन्नई में,
काम करते हुए त्रिपुरा के लोग मिल गए। आपको तो जानकारी हो, आप तो विद्वत लोग हैं कि 4.5 लाख माइग्रेटेड बंगालीज हैं जो देश भर में काम कर रहे हैं। कभी कभी उनसे भी मिला कीजिए आप। अनुमा जी, अनुमा जी, ठीक है, बंगाल को हिंसा पे भी चर्चा क्या करेंगे जी, अनुमा जी 30 सेकंड में जवाब दे देगा। मुंबई में जो मतलब जोहरी को जो काम करते हैं, क्यों हाथ के काम बंगाली को अलावा कोई करता नहीं, उसको इज्जत से बुलाया जाता है और इज्जत से जाकर आबादी के दूसरे हिस्से को भी मौका दीजिए। जी, अनुमा जी को मौका दीजिए। हंग सरकार बनेगी भी तो अनुमा जी के साथ आपको रहना है संजय बाबू। अनुमा जी बताइए। जी, मैं पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहती हूँ कि उनको कांग्रेस नहीं दिख रही है, उनको सीपीएम नहीं दिख रही है। सिर्फ 2 मार्च तक इंतजार कर लीजिए, हम दिखेंगे, सरकार बनाकर दिखेंगे, चिंता मत करिए। उन्होंने अभी एक उदाहरण दिया कि हाल फिलहाल में उत्तराखंड, जनाब हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश, जहां पे फिर से जनता साक्षर थी। तो बीजेपी के जितने भी नेता यहाँ आए त्रिपुरा में, उनके पास कोई लोकल एजेंडा नहीं था, लोकल लोगों की बात नहीं थी। वैसे भी बीजेपी कहाँ इज्जत करती है लोकल बातों की, लोकल संस्कृति की। हर चीज पर अपना थोप देना चाहते हैं जो उनका एक तरफ चल रहा है। जो नेता आया वो नेशनल एजेंडा पे बात करके गया। प्रधानमंत्री जी, मतलब कमाल है, प्रधानमंत्री जी आए तो त्रिपुरा की जनता को धमका के गए कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो जो विकास के काम का हम पैसा देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा त्रिपुरा की ज्यादातर रेवेन्यू केंद्र सरकार से आती है, राज्य सरकार केवल 1/3 ही रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। तो धमकी देकर गए कि हमें वोट नहीं दोगे तो विकास के काम बंद हो जाएंगे। तो डर तो इस तरह था। मैं टीएमसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पूरे समय देखा इकलौता 5 स्टार होटल है पोलो टावर्स, जो पूरा का पूरा टीएमसी ने बुक करके रखा था। उनको शायद बहुत अच्छा डोनेशन मिला होगा, लेकिन वहाँ उनका कोई जमीन है। ठीक है, हालांकि हम मानते हैं कि विपक्ष के सभी लोगों को एक जैसी विचारधारा के लोगों को साथ रहना चाहिए, पर यहाँ वो दिखा नहीं। तो जहां तक बीजेपी की सरकार का सवाल है, जिसने यहाँ महिलाओं को कहा हम ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन देंगे, वो नहीं दिया। युवाओं को कहा हम मोबाइल फोन दे देंगे, वो नहीं दिया। जो सरकारी कर्मचारी थे उनको 7वें वेतन आयोग के पूरे दे भी नहीं दिए, डीए भी नहीं दिया। तो हर तरह से बीजेपी के खिलाफ यहाँ के लोगों के मन में रोष है, आक्रोश है, और वो उनके साथ जाना चाहेंगे जो बात का मान रखते हो, जुमले ना करते हो। जी अनुमा जी, एक आपकी बात खत्म हो, एक छोटा सा सवाल आपसे समझना चाहता हूँ। त्रिपुरा में कितने साल लेफ्ट की सरकार रही है? करीब 25 साल। जी हाँ। और 5 साल रही है 45 ईयर्स। 45 मतलब ये मानिक साहब भी, मानिक सरकार भी जब लंबे समय तक रही, निपेन चक्रवर्ती, और उसके बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। क्या आप समझती हैं कि त्रिपुरा के लोगों को कांग्रेस में भरोसा रहा है? 40 साल से, जैसे सज्जाद साहब कह रहे हैं, कांग्रेस का भरोसा जो है नहीं जीत पाई लोगों का कांग्रेस, पहली बात। दूसरी बात, आपने प्रधानमंत्री जी की बात कही कि वो धमका रहे हैं। ये सच है कि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स होते हैं वो सेंटर के पैसे पर, सेंटर की ग्रांट पर वो हमेशा निर्भर रहते हैं कि सेंटर जो मदद करेगी, सेंटर की जो सरकार होगी वह नॉर्मली स्टेट में उसके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रहता है। ये अलग बात है कि जब यूपीए की सरकार रही तो यूपीए की सरकार लेफ्ट पार्टी से धमकी खाती रही कि वहां पर त्रिपुरा में तो लेफ्ट की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। क्या सच नहीं है? देखिए, हमारे साथ ये रहा है कि हम इंक्लूसिव रहे हैं। अगर संविधान का रिस्पेक्ट करने वाली पार्टी है तो यूपीए की सरकार ने सफिशिएंट फंड दिया। जो आज अगरतला एयरपोर्ट या कोई और दूसरी इस तरह की स्कीम्स है जिसका बीजेपी फीता काट के उद्घाटन कर रही है, वो सब उसी सरकार के समय में, यूपीए की सरकार के समय में ही उनको वो सारी चीजें आवंटित की गई थी। तो मेरा ये मानना है कि आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पर लोगों का भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी। पिछली बार लेफ्ट के बाद शायद कांग्रेस को ही लेते वो लोग, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हुई। हमारे जो कुछ नेता थे जो टीएमसी होते हुए उस समय बीजेपी में थे, लेकिन उनके वापस आने से कांग्रेस का वोट शेयर वापस आया। जमीनी लोग हैं, इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि कई बार, जैसे मैंने आपको शायद पता नहीं कभी बताया है कि नहीं, एक समय मैं जब फौज में थी तो मैं नरेंद्र मोदी जी के उनको बहुत प्रशंसा करती थी कि वो निर्णय लेते हैं, और मुझे थोड़ी मालूम था कि वो पैर में कुल्हाड़ी लेने वाले निर्णय लेते हैं। तो जब मैंने देखा, इसी तरह से लोगों को भी लगा था कि बीजेपी किसी
मतलब बीजेपी का नयापन लगा था, तो उस नएपन के जगह में उन्होंने सीपीएम को हटा के सीधे बीजेपी को कर दिया। पर वो वोट शेयर सब वापस निकल जाएगा। 2 डिजिट में अगर बीजेपी ले आए तो उनका थोड़ा सम्मान रह जाएगा कि नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशनल पार्टी है। जी, 2 डिजिट का मतलब आप समझ रहे हैं कि 10-12 की बात कर रहे हैं, क्योंकि डबल डिजिट में ही होती है वहां पर, तो डबल डिजिट की पूरी विधानसभा। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, थोड़ा सम्मान रह जाएगा। लेकिन अनुमा जी एक बात समझना चाहता हूं, अक्सर कांग्रेस कहती है या और दूसरी पार्टियां भी कहती है कि भाई जिन चीजों को हमने अनाउंस किया, अगरतला का एयरपोर्ट है या तमाम चीजें, उसका फीता जो है बीजेपी काट रही है। आपकी बात मान ली, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि जो सरकारें हैं कांग्रेस की, उन्होंने सिर्फ फीते काटने के लिए अपने शिलापट्ट लगवाए और उस काम को पूरा नहीं किया, जिसके लिए नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि ये देखिए इस सरकार में मैंने इसका शिलान्यास किया था, मैंने इसका उद्घाटन किया। तो ये भी तो होता होगा ना कि आपने शिलान्यास कर दिए, लगवा दी फोटो मनमोहन सिंह जी की या किसी और की। दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपने आसपास रहूंगी। OROP के लिए फरवरी 2014 में कांग्रेस सरकार ने 500 करोड़ रख दिए थे, बजट में प्रोवाइडेड फॉर कर दिया था। जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने OROP की पहली किश्त देकर कहा कि हमने OROP दे दिया। तो इसी तरह से बीजेपी इसके पहले की जो सरकारें थी, एक के बाद दूसरी काम करती थी और वो एक दूसरे से निरंतरता बनाए रखती थी। पर बीजेपी की सरकार की आदत है कि क्रेडिट लेने के चक्कर में बाकी लोगों के काम को धता बता देते हैं। तो हमें कहना पड़ता है कि ये सारे काम निरंतरता में थे, जिनको सिर्फ आपने पूरा किया है, जो चले आ रहे थे, कहीं रुके नहीं थे। ये बताना चाहती हूँ। जी यासिर जी, आप जोड़ना चाहते हैं इसमें? ये सही बात करें कि काम कंटिन्यूटी में चलते हैं और वो पूरे होते हैं। एक छोटी सी कहानी में मुझे याद आ गई अनुमा जी की इस बात पे कि एक किसान जो है वो खाना खा रहा था और उसकी भूख खत्म नहीं हो रही थी। उसने 5 रोटी खा ली, 8 रोटी खा ली, 10 रोटी खा ली, और जब 11वीं रोटी खाई, उसकी पत्नी ने 11वीं रोटी उनको खिलाई, तो उसने कहा अब पेट भर गया। उसको पेट भर गया तो उसने अपनी पत्नी को डांटा कि ये 11वीं रोटी पहले क्यों नहीं खिलाई मुझे। तो वो 11वीं रोटी जो आप काटते हैं ना फीते की, वो 10 रोटियां पहले खाई जा चुकी होती है। जी विजय जी विंग कमांडर साहिबा जो हैं, उनको मैं बता दूं कि मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और मेट्रो को लाने का श्रेय उनको जाता है। लेकिन इनकी मुख्यमंत्री 15 साल उसी मेट्रो पे चढ़ के अपनी सवारी करती रही। और ये देखिए कितनी अच्छी बात कही विंग कमांडर साहिबा ने कि जब ये फौज में थी तो बहुत अच्छी थी, कांग्रेस में जैसे ही ये आई है इनकी सोच बिल्कुल कांग्रेस के लोगों की गलत प्रेजेंट मत करिए बात को। अब आपने बोला है गलत कोट नहीं करिए। ठीक है यासिर साहब, आप बढ़िया इंसान हैं, कभी किसी के साथ अशालीन नहीं होते, गलत कोट मत करिए। ठीक है अनुमा जी, आप बोल लीजिएगा, यासिर जी को बोले दीजिए प्लीज। बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी बात करते हैं, और आप फौज में रही है तो डबल रिस्पेक्ट हो जाती है। प्रवक्ता की जिम्मेदारी है कि आपकी बातों को कैसे वो प्ले कर सकते हैं। जी नहीं, अब आपने खुद कहा है तो मैं आगे बताता हूँ कि त्रिपुरा हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया। विजय जी, हम लोग सोच नहीं सकते थे, जब मैं 2016 के 17 वाले चुनाव में गया था तो मुझे गुवाहाटी से इन सारे इलाकों में जाने के लिए 15-15, 16-16 घंटे रोडवेज से लगे। जी, जब हम लोग अभी 2019 के बाद के चुनाव में वहां जाना हुआ है, और अभी विंग कमांडर साहिबा भी आ ही रही होंगी, अगर रोडवेज पे इन्होंने सफर किया होगा तो रोड को देखा होगा, कुछ एहसास हुआ था कि नहीं हुआ था। वो रोड भारत की सरकार और जो ये गड्ढों में घुस-घुस के फंस गए। ठीक है, सुनिए सड़क का जो हाल है, इस सरकार की जो इच्छा शक्ति है मजबूत काम करने की, उसने तैयार किया। नहीं तो आपकी 57 साल, आपकी 55 साल 57 साल एक परिवार की सरकार रही, कभी नॉर्थ ईस्ट को मेन भारत से जोड़ने तक की कोशिश नहीं करी। हालात बहुत बुरे थे। आज एयरपोर्ट कितने छोटे छोटे हैं, अब एयरपोर्ट को एक्सपैंड किया जा रहा है, गुवाहाटी एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है, मिजोरम को बढ़ाया जा रहा है, मणिपुर के एयरपोर्ट बढ़ाए जा रहे हैं, और छोटे छोटे और बहुत से हवाई पट्टी को बनाया जा रहा है। इस सरकार की इच्छा शक्ति है, क्योंकि अपने लोगों को वो कनेक्ट करना चाहती है, वो अपने कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना चाहती है, क्रियान्वित करना चाहती है। उसी में त्रिपुरा भी एक पार्ट है। और त्रिपुरा की 60 सीटों में आपको मैं बता दूं, आप भी पता कर लेंगी, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक और सीनियर जर्नलिस्ट वहां के लोकल बैठे हुए, उन्होंने भी बताया कि त्रिपुरा की जनता ने मन बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी दोबारा लेके आ रही है काम डेवलपमेंट के ऊपर, सबका साथ विकास, विश्वास। यासिर साहब, वक्त कम है, मैं लास्ट कमेंट लेना चाहता हूँ। संजय जी,
आपका क्या अनाउंसमेंट है? आपको बहुत इलेक्शन एनालिसिस बहुत करते रहते हैं, क्या कह रहे हैं आप? मेरा क्या है, मैं थोड़ा बेचैन आदमी हूँ, अब 2 तारीख तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, तो मैंने कहा संजय जी, हनुमा जी, यासिर साहब हैं, सज्जाद साहब हैं, तो अभी पता कर लेते हैं ना रिजल्ट। मैं एक चीज आपको बताने चाहता, त्रिपुरा हैंग हो रहा है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और लैंडिंग से अगरतला तो जो रास्ता बनाया था यूपीए 2 के समय में रास्ता बना था, ये जिलानी की झूठ बात बोल रहा है। झूठ बात मत बोलिए कि नॉर्थ ईस्ट हम हाथ के तालू जैसे। ठीक है, वो बात खत्म हो गई, अब चुनाव हो गए। ठीक है, नहीं अब एक कविता सुना के हम खत्म कर देंगे, कविता सुना के खत्म कर देंगे। ठीक, जो भगवान को सौदा करते हैं वो इंसानों को कीमत कहा जाने, जो धानों को कीमत दे ना सके वो किसानों को कीमत कहा जाने, जो महिला को सम्मान ना करे वो महिला को मर्यादा कहा जाने, जो गरीबों को सम्मान ना दे वो मजदूर को कीमत कहा जाने। हनुमा जी, आपका क्या अनुमान है? क्या आप यदि वहां पर हंग असेंबली होती है तो आप संजय जी के साथ बैठी दिखाई देंगे? हंग असेंबली नहीं होगी, कांग्रेस और सीपीएम मेजॉरिटी का अंक बहुत आसानी से प्राप्त करेंगे। और मेरी तरफ से मैं एक बहुत ही तार्किक, बहुत समझदारी पूर्ण डिबेट आयोजित करने के लिए आपको साधुवाद देती हूँ। बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी बात को सभी को रखने का मौका दिया। और मेरे बीजेपी के प्रवक्ता को बताना चाहती हूँ कि हिटलर ने भी ऑटोबान प्रोजेक्ट नाम का एक रोड प्रोजेक्ट बनाया था, हालांकि उसके बराबर अभी हिटलर पर बात नहीं कर रहे। सज्जाद साहब, आपका एनालिसिस क्या? आज शाम का कमेंट, लास्ट कमेंट। हाँ, थोड़ा टाइम चाहिए। मैं जो सारे पैनलिस्ट है उनको एड्रेस करना चाहता हूँ, आपको भी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस का जो मेन प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, जो देखते आया हो, इलेक्शंस को सीरियसली नहीं लेता है। ठीक है, जैसे बीजेपी ने ये इलेक्शन को, छोटा है, पॉपुलेशन कम है, फिर भी they held a very started and high voltage election campaign जो कांग्रेस में एब्सेंट था। जी, गांधीज नहीं आया, एआईसीसी प्रेसिडेंट नहीं आया, द हाईएस्ट रैंकिंग लीडर ऑफ द कांग्रेस जो आया है त्रिपुरा में कैंपेनिंग के लिए, उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, और कोई नहीं है। मुकुल वासनिक सिर्फ एक रात के लिए आया था। ठीक है, हालांकि वो चेयरमैन है। गौरव गोगोई, डीवी श्रीनिवास, और असम के, वो नेबरिंग स्टेट का। ठीक है, नहीं, रीजनल लीडर्स आया, ठीक है, 2-3 आया। सज्जाद साहब, बहुत कम वक्त मेरे पास है। नहीं, अब मैं अभी और दूसरा कह रहा हूँ कि तृणमूल कांग्रेस को आप हंग असेंबली हो जाए, आप हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार मैं सिर्फ इस इलेक्शन के लिए कहना चाहता हूँ कि उनका खाता नहीं खुलने वाला है इस इलेक्शन में। ठीक है, बीजेपी का क्या हाल है? नहीं, उनको ये तो कहना मुश्किल है अभी जो कहा कि क्योंकि देखिए, बोल दीजिए सर, सब टीएमसी के लिए बोल दिया, खाता नहीं खुला तो बीजेपी का भी बोल दीजिए। सिर्फ आपसे एक मिनट का गुजारिश है आप जी। और टीएमसी को क्यों कहा, उनको मेरा कोई पर्सनल कोई ये नहीं है। ठीक है, चलिए सर, सिर्फ 28 सीट्स में फाइट कर रहा है, 28 सीट्स में, तो वो भी ज्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है ना। और मैं बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ, पैनलिस्ट को नहीं, उनके माध्यम से अगर ये मैसेज हो जाए, ये नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है, जो प्रैक्टिस है, ये पूरा देश में हो जाए, तो जो लड़ाई झगड़ा, जो ब्लेम काउंटर ब्लेम का जो माहौल रहता है। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि वक्त मेरे पास नहीं है। और अभी खबर आ रही है कि त्रिपुरा में करीब 81% जो है वोटिंग हुई है, 81% वोट आए हैं। हालांकि ये भी आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा आया है उसमें बताया गया है 81% वोट डाले जा चुके हैं। अब भी कुछ जगहों पर बताया गया है कि लाइन लगी हुई है, लोग वोट डाल रहे हैं, तो फाइनल जो फिगर है वो देर रात तक आ पाएगा। लेकिन शांतिपूर्ण करीब मतदान वहाँ पर रहा है। सभी 60 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। 81% वोट अभी तक का जो आंकड़ा है वो बता रहा है चुनाव आयोग के हिसाब से, लेकिन ये आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। 2 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, तब भी हम आपके साथ होंगे। खबर का हर पल का अपडेट आपको देंगे, बिना किसी बायस के, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी नॉइज के। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ चुनाव की हर खबर के लिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और शुक्रिया आपका।